ऐसे यूज़ में हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है और आजकल जो पिछले कुछ टाइम से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली कंसेप्चुअल टाइप ही आ रहे हैं और असर्शन रीजन आ रहे हैं। उसमें बुक सबसे अच्छी है और उससे काफ़ी क्वेश्चंस कवर भी हो जाते हैं। मतलब आपने 3 या 4 हाँ, महीने अच्छे से तैयारी की है। जी सर, तब 20-30 पेजेस की पीडीएफ होती है, वो काफ़ी यूज़फुल रहती है। वहाँ पे ये कोई नहीं पूछने वाला आपको एग्ज़ाम के बाद में कि आपने 6 महीने तैयारी की थी, 2 महीने तैयारी की थी या 1 साल तैयारी की थी। उसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा-सा टफ है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है। 10 मिनट पहले भी देख रहे हैं। जी क्या सर। ऐसा सीन था आपका या क्या नहीं। डेली प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सीयू से आईआरआई पहुँची, वैसे आप भी यहाँ पे पहुँचे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ खास मेहमान हैं आकांक्षा, जिन्होंने अभी इसी बार आईसीआरएसआर के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लिया है डिवीज़न ऑफ जेनेटिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही, कैसे उन्होंने अपनी एमएससी में थीसिस के साथ साथ अपनी तैयारी पे फोकस किया। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या उनके सोर्सेज थे प्रिपरेशन के। तो थोड़ा आकांक्षा अपने बारे में बताइए। सर, पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर दी नाइस इंट्रोडक्शन। नमस्ते सभी को, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं हिमाचल से हूँ और मेरी यूजी और पीजी दोनों सीएसके एचपीकेवी पालमपुर से है। तो जैसे कि सर ने बताया, मैंने अभी पीएचडी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है इन द डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स। तो सर मेजरली जो मैंने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी, मतलब कुछ टिप्स है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो पहला तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, जैसे आपने भी बोला थीसिस के साथ-साथ ये सब कुछ प्रिपरेशन, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि साथ-साथ एसआरएफ की प्रिपरेशन के साथ-साथ हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च भी होता है और सब कुछ मोस्टली एमएससी सेकंड ईयर में होता है। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि कैसे हम रिसर्च को भी बैलेंस करें, थीसिस भी लिखनी होती है और प्रिपरेशन भी करनी होती है, बहुत मुश्किल होता है। आते-आते क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं मेरे बिल्कुल। स तो मुझे लगता है उस वक़्त टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी हम रिसर्च में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो प्रिपरेशन में इतना हो जाते हैं कि रिसर्च को नहीं दे पाते हैं। तो 50% दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है अगर दिन में हम लैब वर्क कर रहे हैं या कितना भी कर रहे हैं, पर मतलब शाम को आके एटलीस्ट कुछ टाइम जो है वो हमें अपनी प्रिपरेशन को देना ही देना चाहिए। दूसरा, जेनेटिक्स जो है वो थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो और आजकल जो पिछले कुछ टाइम से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली कंसेप्चुअल टाइप ही आ रहे हैं और असर्शन रीजन आ रहे हैं। उसके लिए तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी कर पाएगा कोई। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम एक बार पढ़ने लगते हैं तो बस पढ़ते रहते हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उस चीज़ को नहीं देते हैं क्योंकि हमें इतना प्रेशर होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे थोड़ी स्पीड स्लो हो, लेकिन साथ-साथ कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव एप्टीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद थोड़ा डरती थी क्योंकि एसएयूज़ में हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है पीएचडी में, जिनकी मास्टर्स कहीं बाहर से हो, उनको बिल्कुल। थोड़ा-सा ज़्यादा डर होता है। पर मैं जैसे आईआरआई वाला आपका चैनल मैं फ़ॉलो करती थी, तो मैं उससे मुझे बहुत मोटिवेशन आई, जिससे मतलब साथ-साथ मुझे थोड़ी टिप्स भी मिलती रही। मुझे काउंसलिंग में भी बहुत हेल्पफुल रही क्योंकि थोड़ा ऐसा था कि कभी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही थी, कभी कुछ, बहुत टेंशन थी, तो उसमें भी बहुत हेल्प रही है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, आपने बताया जी आपने सर। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ आपने कर दिया। जी सर। तो आपने बोला कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जी बट सर। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे सुपरवाइज़र हमें प्रेशर करते हैं कि डेटा टाइम पे दो, आप चैप्टर्स वगैरह लिख के दो। तो उन चीज़ों से स्टूडेंट कैसे डील करें? जी सर, वो काफ़ी चैलेंजिंग है, वो मेरे साथ भी काफ़ी हुई है प्रॉब्लम। बट मुझे लगता है उसके लिए हमें थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी होता है ना, हम लाइटली लेते हैं कि हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम एंड में स्टार्ट करेंगे। एंड में हमारे पास उतना टाइम बचता नहीं है। फिर उस वक़्त एक तरफ एडवाइज़र का प्रेशर और फिर साथ में प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि जब हमने शुरू से, अगर जब हमें कोर्सेज़ होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर में, अगर हमने उस वक़्त ही कोर्सेज़ को ढंग से थोड़ा पढ़ा हो, तो उसमें से भी मैक्सिमम सिलेबस एसआरएफ का हो जाता है। तो अगर हम तभी अपने प्रॉपर नोट्स बनाएँ, अगर साथ-साथ तभी से हम बुक्स ढंग से डिटेल में पढ़ें, कंसेप्ट्स क्लियर करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम कोर्सेज़ पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है, अब इनमें पास होना है, मार्क्स लेने हैं, बस ठीक है। बट उस वक़्त हम तभी से ये एम रखें कि नहीं, हमने एसआरएफ में भी करना है। ऑब्वियसली अगर हमने पीएचडी करनी है तो हमें कंसेप्ट्स क्लियर बिल्कुल। करना बहुत ज़रूरी है, आगे एआरएस की प्रिपरेशन करनी है, जॉब करनी है, बड़ा कुछ है। तो तभी से हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है। तो तभी से थोड़ा-थोड़ा नोट्स बना कर के, और सेल्फ नोट्स होते हैं, मुझे लगता है दैट आर द बेस्ट। क्योंकि बाद में हमें वैसे इतना टाइम नहीं होता है कि हम दोबारा से बुक्स को दोबारा से पकड़ के बैठे और दोबारा-दोबारा बुक्स को तो रीड करें। आपने तो आकांक्षा जैसे कि आपने क्या जेआरएफ की भी तैयारी की थी पहले?
जी सर, करी थी लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उतने अच्छे से नहीं करी थी। उस वक़्त थोड़ा अवेयरनेस भी नहीं थी और कुछ मेरी भी गलती नहीं कर पाई थी मैं उस वक़्त। लेकिन हाँ, एसआरएफ की मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत की थी। मार्च में मतलब उस वक़्त मेरा काफ़ी काम चला था तो तब तो नहीं कर पाई, पर मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी बना ली थी कि मुझे कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, थोड़ा उसके बारे में मैंने एक प्लान बना लिया था। एमएससी फर्स्ट ईयर में आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी? नहीं सर, एमएससी सेकंड ईयर में मैंने तैयारी मतलब ओके, स्टार्ट की थी। अच्छे से मतलब मार्च से आपने स्टार्ट किया। जी सर, और मतलब मार्च में मैंने क्लियर कर लिया कि मुझे ये इस तरह से पढ़ाई और करनी है। जुलाई में एग्ज़ाम थी। जी सर। तो मतलब आपने 3 या 4 महीने अच्छे से तैयारी की है। जी सर, तब मैंने थोड़ा मेहनत से लगाया ऑल्दो मेरा उस वक़्त लैब वर्क भी था, बट ये था कि दिन में अगर मैं लैब में काम करती थी तो मैं रात को आकर के कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो मैं डेफ़िनेटली देती थी अपनी बुक्स को, स्टडी को थोड़ा देती थी। जी, कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं तो जी वो सर। सबसे ज़रूरी है। हम कभी-कभी क्या करते हैं कि स्टूडेंट 2 दिन तो 8-8 घंटे पढ़ लेंगे, जी सर। लेकिन फिर 4 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप चाहे 3 घंटे या जी सर। 4 घंटे आप पढ़ो डेली, बट उसको आप जो है कंसिस्टेंटली डेली कवर करो। जैसे जी, वीकेंड्स की हम बात करते हैं, जी तो सर। वीकेंड पे आपको भी ज़्यादा टाइम मिलता होगा। तो जी वीकेंड का सर। आपने कैसे मतलब फ़ायदा उठाया मतलब तैयारी? सर वीकेंड्स में मोस्टली मैं मतलब जैसे पूरे हफ्ते का थक जाते हैं ऑब्वियसली लैब का काम भी होता है काफ़ी, तो सैटरडे को मैं कोशिश करती थी कि एटलीस्ट मैं फ्रेश रहूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट करती थी हुँ, हुँ। ताकि मैं संडे को अपना पूरा मतलब स्टडी को दे सकूँ। हुँ, हुँ। तो सैटरडे को मैं पूरा रेस्ट करती थी लेकिन संडे को मैं कोशिश करती कि मैं सुबह ही स्टडी थोड़ा स्टार्ट कर दूँ ताकि पूरा दिन है कम से कम मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँ। आपने सोर्सेज़ की बात की, जी सर। तो एसआरएफ का पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जी सर। पहला हमारा जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज हम उसको जी बोल सर। देते हैं पार्ट ए। पार्ट बी आपका किसका आता है जेनेटिक्स में? सर हमारा क्रॉप साइंसेस का आता है। क्रॉप साइंसेज का आता है जी और सर। पार्ट सी आपका मेन कोर सब्जेक्ट का। जेनेटिक्स एंड प्लांट। तो पार्ट 1 पार्ट ए और पार्ट बी का तो सिलेबस भी डिफाइन नहीं है। जी सर। तो पार्ट बी में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं जी सर। आपके? सर हमारा आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और सर हमारा सीड आता है हुँ, और सर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बॉटनी ये सब चीज़ें आती हैं। ओके। तो जी सर। पार्ट बी आपने कैसे कवर किया? पार्ट बी के लिए आपने जी। क्या स्ट्रैटेजी रखी? सर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग तो वही हो ही जो रहा था, वो तो जी कवर हो सर। रहा था। और सर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सर एक पीके अग्रवाल की बुक आती है, वो एक अच्छी बुक है। एक मैंने बुक पढ़ी थी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट अ ग्लांस, पतली सी बुक आती है, काफ़ी क्रिस्प है। और बाकी सर मैंने ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ी थी रंग्याकनी, वो काफ़ी अच्छी है और उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मेरे को काफ़ी यूज़फुल रही है। उसके ऑब्जेक्टिव का बाद क्या नाम बताया आपने? रंग्याकनी करके। अच्छा, जी अच्छा। सर। उसके बाद सर एक पीजीआर के लिए सर उषा कुमारी की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है। और सर एक मैं रिकमेंड करूँगी पीपीवीएफआरए का ना एक एफएक्यूज़ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एफएक्यूज़ आते हैं, उससे काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के लिए क्या रूल्स हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है और वो ऑफिशियल साइट है तो ऑथेंटिक न्यूज़ हमें उससे मिल जाती है। अच्छा, जी फ्रीक्वेंटली सर। आस्क्ड क्वेश्चन वहाँ पे हम देख सकते हैं उनकी हाँ जी वेबसाइट सर। पे जाके। जी सर, वो एक पीडीएफ जैसा जब हम उसको खोलेंगे एक पीडीएफ अच्छा। जैसी आएगी, तो वो कुछ 20-30 पेजेस की पीडीएफ होती है, वो काफ़ी यूज़फुल रहती है। और सर इकोनॉमिक बॉटनी के लिए कोचर की बुक आती है, हुँ, हुँ। तो उसे हम रेफ़र कर सकते हैं, वो अच्छी बुक्स है। तो ये जो बुक्स आपने बताई जैसे 4-5 तो कभी-कभी क्या होता है कि जी हम सर। बुक का नाम ले लेते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं पढ़नी होती। तो जी जो भी सर। आपने अभी तक बुक बताई है क्या उनको कंप्लीट देखना है या उसमें से कुछ पार्ट जैसे इस बुक का केवल इतना ही देखे आप? सर जैसे मतलब सी जो पीके अग्रवाल है वो तो इम्पोर्टेंट बुक है तो उसको तो और वो इतनी है भी नहीं है कि मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगे तो हुँ, हुँ, उसको आराम से किया जा सकता है। हुँ। और ऑब्जेक्टिव बुक जो मैंने बताई वो भी काफ़ी नहीं है मतलब इतनी हैवी। पीजीआर की भी इतना नहीं है तो मुझे नहीं लगता क्रॉप साइंसेज़ का इतना जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी मतलब मुझे ये लगता है कि ये एक भी गलती होती है जैसे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं देखा जाए तो हुँ, उनमें हुँ। हम ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग पड़ते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो कहीं न कहीं वो गलती हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमें जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ही आने हैं। बिल्कुल। और वो उनका ही सिलेबस और उनकी ही बुक्स इतनी ज़्यादा है कि अगर हम बाकियों पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जी। मेन हमें फ़ोकस जो है वो उस पे ही रखना हाँ, चाहिए। मेन कोर सब्जेक्ट पे हमें जी फ़ोकस सर, करना चाहिए। कि मैक्सिमम उसी से ही मार्क्स बनेंगे। क्योंकि पार्ट बी में भी वो कवर करता है, पार्ट सी तो जी हमारा सर। कंप्लीट है ही। तो जी हम बोल सर। सकते हैं कि 60-70% कंट्रीब्यूशन तो हमारी कोर सब्जेक्ट का ही जी, होगा। जी सर। तो अब पार्ट सी पे आते हैं हम। तो जी पार्ट सर। सी आपने कैसे कवर किया? कहाँ से कवर किया उसको? जी सर। सर कुछ तो ऐसा था कि जो कोर्सेज़ थे, हमने वो पढ़े हुए थे। तो उस वक़्त ही मतलब मैंने थोड़ा नोट्स वग़ैरह
प्रॉपरली बना लेती थी तो वैसा हो गया था। बाकी सर मैं कुछ ऐसे बुक्स मतलब सजेस्ट करना चाहूँगी जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें। हुँ, तो सर जेनेटिक्स के लिए तो एक सबसे बेसिक बुक आती है बीडे सिंह की। बिल्कुल। वो बहुत बेसिक बुक है। सबसे पहले मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ हम कॉम्प्लेक्स में जाएँ, हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना हुँ, चाहिए। हुँ, तो वो बुक सबसे अच्छी है और उससे काफ़ी क्वेश्चंस कवर भी हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा एक साइमंड्स एंड नस्टेड की बुक है, लेकिन वो पूरी बुक पढ़ना बहुत मतलब मुझे लगता है उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करने वाली बात है, जितना टाइम होता नहीं है। तो उसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर और डीएनए से रिलेटेड जेनेटिक डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं लिंकेज से रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। एक आती है जेनेटिक्स मेड ईजी, जो बहुत ही पतली सी बुक है और उसमें पूरी जेनेटिक्स को बहुत क्रिस्प करके दे रखा है और उससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एसआरएफ में भी, लेकिन जेआरएफ में तो उससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। फिर प्लांट ब्रीडिंग के लिए अगेन बीडी सिंह, वो बहुत अच्छी बुक है। और साथ में फुंदन सिंह, उससे भी मतलब जैसे बेसिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे पिछले साल भी मतलब एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल आया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर्स विल बी देयर, अगर कुछ इतने नंबर ऑफ इनब्रेड लाइंस दी होंगी तो हुँ, हुँ, कितने। तो वो बहुत नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। बाकी एक चाहल एंड घोसाल की बुक है जो बहुत अच्छी है। अब नॉर्मली हमें पता होता है कि स्वामीनाथन जी ने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में बिल्कुल। लाए थे, लेकिन उनके अलावा भी ऐसे और भी बहुत साइंटिस्ट थे जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो उस बुक के इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में वो बहुत अच्छे से दे रखा है कि उनका सबका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो पूरी क्रोनोलॉजी कैसे थी, किस तरह से हुआ था सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो वो चैप्टर्स जो है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक जया शर्मा जी की बुक आती है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं जैसे जीन एक्शन एंड कंबाइनिंग एबिलिटी, वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। तो ये बुक्स पढ़नी चाहिए उसके लिए। बाकी साइटोजेनेटिक्स के लिए तो एक बुक मोर देन सफिशिएंट है, पीके गुप्ता। दैट इज़ द बेस्ट बुक फॉर हुँ, हुँ, साइटोजेनेटिक्स। उससे सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बस उसकी लैंग्वेज समझना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टाइम लगता है हुँ, उसको, हुँ, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है। ओके। फिर सर क्वांट के लिए जो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे वो फाल्कोनर से आए थे। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे उससे। बाकी एक और बुक है फुंदन सिंह एंड एस एस नारायण की, वो थोड़ी बेसिक है बट ये है कि मैक्सिमम चीज़ें उससे कवर हो जाती हैं। और नादा राजन भी मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें स्टेबिलिटी मॉडल्स के बारे में वो काफ़ी अच्छे से दे रखा है। और उसके अलावा सर ये तो जो वो वाले मतलब सेक्शन से जिनसे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस बनते हैं। हुँ, हुँ, अब आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिससे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो एरा है वो मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग का बिल्कुल। है। तो उसके लिए जो वन एंड ओनली द बेस्ट बुक है वो है बीडी सिंह एंड एके सिंह जी ने जो बुक दी है मार्कर रेसिस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग। वो बहुत अच्छी बुक है। उसके जो फर्स्ट 8 चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, डिटेल में दिए हुए हैं। और उसकी सबसे प्लस पॉइंट है कि उससे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर उसको आपने ढंग से पढ़ा है तो मतलब उससे कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो जाती है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे मार्कर्स के बारे में है, मैपिंग पॉपुलेशंस हैं, क्यूटीएल्स के बारे में है, एसोसिएशन मैपिंग, लिंकेज डिसिक्विलिब्रियम से जैसे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ गया था। तो मतलब अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छी है। बाकी अभी कुछ जीनोम एडिटिंग से जैसे 2023 में क्वेश्चंस आया था क्रिस्पर कैस से रिलेटेड। 2024 में हमारे बारे में बेस एडिटिंग से आया था। तो मुझे लगता है कि अ, हमें थोड़ा ना टाइम के साथ थोड़ा कैच भी करना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना हम पीछे ही रह जाते हैं, पुरानी टेक्निक्स को पढ़ते रहते हैं पुरानी बुक्स में। तो टाइम के साथ साथ जो नई एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनके साथ भी थोड़ा मतलब टच आज में रहना जो चाहिए। हम बोलते हैं नीड ऑफ आवर क्या है, मतलब आज की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना जी होगा। सर। क्योंकि वही डिमांड के अकॉर्डिंग हमेशा जो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, हाँ जी तो सर। वो जिस पे काम करते हैं मोस्टली, जिस पे बात होती है दिन रात, उसी जी से सर। क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जी जाते हैं, सर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। जी सर। तो आपने लिस्ट ना बहुत बड़ी बता दिया आपने आंसर। जी सर, बट एक्चुअली रीडिंग में थोड़ा करना भी पड़ता है ये वाले। एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स हैं थोड़े मतलब है इसमें, क्योंकि जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग उसमें थोड़े अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग बुक्स हैं। तो वो थोड़ा है। बाकी फील्ड क्रॉप ब्रीडिंग नॉर्मली हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ 3-4 साल से क्या हो रहा है कि स्पेसिफिक क्रॉप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि हमारे बारे में भी जैसे वीट का आया था कि ट्रिटिकम स्फेरोकोकम है, उसके जीनोम क्रोमोसोम नंबर तो इस तरह से आ रहे हैं जो नॉर्मली हम छोड़ बेसिक देते हैं। क्वेश्चंस। जी सर, मतलब नॉर्मली ऐसे ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में सबको पता होगा, लेकिन उसकी और भी बहुत सारी स्पीशीज़ है वीट की, या राइस है, मेज़ है, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
और उनके स्टेबिलिटी सोर्सेज भी आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि आजकल थोड़े जीन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स नहीं है कि इस बुक से आएगा, क्योंकि हम्म। बुक्स में भी नहीं दिया है। तो उसके लिए वो है कि जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़े उतना ही पता लगेगा कि कौन सा जीन किसको कंट्रोल कर रहा है उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस। सर तो यही था रिसर्च पेपर बेसिकली। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे, बुक पढ़ ले इतनी, वही बड़ी बात जी हो सर, जाती है, वो तो थोड़ा सा है ही। टफ होता है। जी सर, टफ तो लेकिन है सर। जैसे आपने बताया जीन से रिलेटेड या कुछ भी कोई रिव्यू पेपर मिल सकता है अगर सर्च करेंगे, जी तो सर। उससे रिगार्डिंग रिव्यू पेपर पढ़ जी सकते सर। हैं स्कॉलर्स जो तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो ये सब तो आपने सोर्सेज के बारे में बताया। जी सर। आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। जी सर। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, क्योंकि जी सर। कॉन्फिडेंस तो फाइनली आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको ये लगेगा कि ठीक है कि मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। जी तो सर। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आपने सोल्व किए? सर ऑब्जेक्टिव अगर सिंपल जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करूँ तो हम्म, एक बुक आती है बीडी सिंह एंड बीपी प्रसाद की, तो हम्म, मैंने वो रेकमेंड की थी, मतलब रेफ़र की थी, तो वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें काफ़ी कवर हो जाता है वो, तो मतलब एआरएस नेट के लिए भी मतलब ठीक हम्म, होता है। और बाकी मैंने थोड़े जैसे डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम जो चैनल्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ होती हैं, तो उनकी अगर हम सब्सक्रिप्शन ले लें तो वो हमें काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि रियलिटी हमें अपनी, जैसे हम पढ़ते तो जाते हैं पर हमें अपनी रियलिटी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो तभी पता लगती है जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, और हम्म, उससे काफ़ी हमारे जो मिसकंसेप्शन है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें कोई कंसेप्ट समझ ही नहीं आया है तो भी वो काफ़ी क्लियर होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो हमें स्ट्राइक हो जाता है। और कभी कभी सर एक और चीज़ मैंने फील की थी कि जब हम मॉक टेस्ट हम करते हैं अटेंड, हम्म, तो उस वक्त कभी कभी होता है कि हमारा ना वो परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती है जिसकी वजह से हम हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमसे यही नहीं हो पा रहा है तो हम मेन जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बिल्कुल हम वो क्या ही आता कर है बिल्कुल। पाएंगे। बट उसको मतलब उसको उस नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बस हमारे लिए प्रैक्टिस करने को, अगर नहीं आ रहा है तो हम एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ें, तो वो मतलब हो सकता है कि अभी नहीं आ रहा है पर आप उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है वो एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन, तो तब आप मतलब यूज़फुल रहते हैं वो चीज़ें। और मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें ऐसा भी होता है ना कि कुछ क्वेश्चन जानकर कोई भी पेपर सेट कर रहा है वो डाल देते हैं 10-20 क्वेश्चन ऐसे अटपटे इधर से उधर से उठा के, तो हमें जी लगता सर। है कि ये हमें क्यों नहीं आ रहा है। जी सभी सर। क्वेश्चन आ भी नहीं सकते जी क्योंकि सर। कंपटीशन हमें ये बोलता है कि आपको 480 आउट ऑफ 480 मार्क्स नहीं लेने आपको। जी सर। आपको जो आपके साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। जी सर। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमेशा हमें एक्सक्लूड ही करने होते हैं। तो जी सर। मैं बात करूँगा जैसे लास्ट में एग्ज़ाम आप देने गए थे, जी सर। होप सो आपने सेंटर वहीं पे लिया होगा आपके जी हिमाचल में। सर, मेरे को एक्चुअली हिमाचल वाला मिला नहीं था, मेरे को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अच्छा, वाला अलॉट हुआ था। जी सर। तो आप चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने आए, तो एग्ज़ाम से पहले आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एग्ज़ाम के बाद कैसा था? और ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने कैसे अपने आप को, क्योंकि देखो जी। इनपुट लेना और उससे आउटपुट प्रोड्यूस करना दोनों में बहुत डिफरेंस जी होता है। सर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, स्कॉलर्स क्या होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, सब जी पढ़ते सर। हैं, ये आपने बुक्स बताई वो भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे, जी लेकिन सर। उससे आउटपुट निकालना बहुत ज़रूरी है। जी जो सर। बहुत नहीं निकाल पाते हैं, अपने आप को काम रख के, जो 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन है, जी सर। आपने अपने आप को कैसे उसमें कंट्रोल रखा और उससे पहले आपका 1-2 दिन पहले क्या माइंडसेट रहा लास्ट में? आपने कब पढ़ना जी सर। छोड़ा छोड़ा? जैसे कुछ क्या होते हैं, ऐसे समझते हैं कि एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले भी देख रहे हैं। जी क्या सर। ऐसा सीन था आपका या क्या नहीं, मतलब? नहीं। सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एंड तक पढ़ते ही रहते हैं, हुँ, हुँ, जैसे कि एग्ज़ाम है तब भी पढ़ ही रहे, उससे ना हमारे मन में एक थोड़ा-सा दिमाग में प्रेशर रहता है। बिल्कुल। जी सर। तो मतलब मुझे ऐसा था कि मैंने अपनी तरफ से पढ़ लिया जितना मैं पढ़ सकती थी। हुँ, अब जैसे अगर सर मेरे जैसे परसों पेपर था तो मैंने आज जितना पढ़ा था पढ़ लिया था। अगले दिन मैंने रेस्ट की कि अब जो होगा देखा जाएगा। हुँ, हुँ, क्योंकि सर मतलब अगर तब भी मैं प्रेशर में ही रहती तो मेबी एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता। बिल्कुल। तो फिर अगले दिन मैंने बस नॉर्मल टीवी, वेब सीरीज़ यही सब थोड़ा एन्जॉय किया, रेस्ट की कि थोड़ा ठीक है, और हाँ, हाँ, ट्रैवल भी करके जाना था तो थोड़ा वैसे भी लग रहा था बिल्कुल। कि बाकी एग्ज़ाम के वक़्त मैं इतना सोच नहीं रही थी कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है कि क्या है। मुझे लगता है उस वक़्त रिलैक्स रहना चाहिए और ऐसा हुँ, हुँ, सोचना चाहिए कि बस जैसे हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही दे रहे हैं। क्योंकि हम जितना पैनिक करेंगे उतने आते-आते क्वेश्चन्स भी गलत हो जाते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब बीच में ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है हुँ, और हुँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा बचा है। तो उस वक़्त थोड़ा-सा टेंशन हो गया और मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन्स भी थे जो बहुत ईज़ी थे पर वो थोड़ा पैनिक करने की वज़ह से गलत हो गए। बिल्कुल। तो मैं मतलब यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वैसा ना करें, मतलब और थोड़ा आराम से
काम माइंड से होके, क्योंकि जितना आप पढ़ चुके हैं सब ने उतना ही पढ़ा होता है, ऐसा बिल्कुल। कुछ भी नहीं है कि किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा। और वैसे भी मतलब कम भी पढ़ा होगा, अगर मुझे लगता है अगर शांति से करें तो वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड से ठीक चला जाता है पेपर, और ज़्यादा डरें तो फिर हाँ, कुछ ना एटीट्यूड कुछ। बहुत मैटर करता है इसमें, क्योंकि जी सर। फाइनली तो आपको वो 2 घंटे मिलते हैं जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी जी है। सर। ये मैटर वहाँ पे ये कोई नहीं पूछने वाला आपको एग्ज़ाम के बाद में कि आपने 6 महीने तैयारी की थी, 2 महीने तैयारी की थी या 1 साल तैयारी की थी। वो तो आपका रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करेगा, और रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करेगा वो जो 2 घंटे में हमने वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्या परफ़ॉर्म किया। और वहाँ सर। पे कूल रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। तो उसकी प्रैक्टिस भी हमेशा साथ साइड बाय साइड आप करें। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप अपने आप को उसी एनवायरनमेंट में सोच के लगाएँ कि मैं अभी एग्ज़ाम हॉल में ही हूँ, और उस प्रकार से तो आप अपने आप को एडजस्ट कर पाएँगे। ओके? सो होप सो आकांक्षा आपने जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट की क्वेरीज़ हैं वो क्लियर कर दी होगी। और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थैंक यू सो एक्सपीरियंस। मच सर। और इसके अलावा भी जैसे कि इन जो बुक लिस्ट बताई, वो सभी जो बुक्स की लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर रहे थे, तो प्लांट साइंस के लिए मोस्टली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए हम डेली प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल आईआरआई वाला पे होने वाला है, जिसके अंदर आपको डेली 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे वो क्वेश्चंस, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करते हैं, इवन मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी एसआरएफ की और जेआरएफ की, तो उस टाइम पे टेलीग्राम पे जैसे क्वेश्चंस हमें मिलते थे, तो उसमें क्या है कि हमें पॉजिटिवनेस मिलती थी कि हमारी रैंक आ गई जैसे टॉप 3-5 में, तो लगता था कि हाँ अपन ठीक जा रहे हैं और कंपटीशन ठीक है। तो इसीलिए हमने भी अभी स्टार्ट किया है कि जहाँ पे आपको रियल टाइम रैंक मिले। जैसे आप टेस्ट दोगे टेलीग्राम पे, क्या होता है रिजल्ट आपका रिफ्लेक्ट होता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और आपकी कौन सी रैंक आई है। तो प्लांट साइंस के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो आईआरआई वाला है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको भी वो हेल्पफुल रहे। और जो स्टूडेंट्स अपनी एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो प्लांट जेनेटिक्स से या जेनेटिक्स डिवीज़न से सब्जेक्ट से, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जिस प्रकार से आकांक्षा जो है वो एसयू से आईआरआई पहुंची, वैसे आप भी यहाँ पे पहुंचे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो थैंक यू वंस अगेन थैंक यू सो आकांक्षा। मच सर। ओके, थैंक यू। कट कर दीजिए सर, हो गया। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आईआरआई वाला।